नमस्कार। हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज ये कार्यक्रम पिछले हफ्ते का एक्सटेंशन से शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने वोटिंग परसेंटेज की बात की थी आनंद से, और उन्होंने उसमें एक टिप्पणी की थी कि जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो कांग्रेस के फेवर में जाता है वो इलेक्शन। तो इसी ग्राफ को मैंने बनाया है, पिछली बार नहीं बना पाया था, तो मैं वहां से शुरू करूंगा और ये पहले सेक्शन में इस पर डिस्कस करेंगे। आगे हम साउथ के बारे में कुछ बात करेंगे। आनंद, ये मैंने डेटा निकाला है वोटिंग परसेंटेज का। ऊपर जो पर्पल में आप लेबल्स देख रहे हैं वो वोटिंग परसेंटेज है, और नीचे जो रेड में बॉक्सेस हैं वो डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं 71 दिखा रहा हूं तो ये 1971 का इलेक्शन और उससे प्रीवियस 1967 उनका डिफरेंस दिखा रहा हूं। और जो भी ब्लू एरोज आपको दिख रहे हैं वो हैं जब कांग्रेस पावर में आई थी। 71 में आई थी, 1980 में, 1991 में और 2004 में। तो आपकी बात बिल्कुल सही थी, जहां पे भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ वो कांग्रेस आती है। एक तरह से कितना वोटिंग टर्नआउट हुआ वो इतना मायने नहीं रखता है, डिप कितना हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 2004 इलेक्शन देखें तो केवल 1.9 या 2% वोटिंग उसमें डिप आया था पिछले इलेक्शन से, और कांग्रेस पावर में आ गई थी। तो आनंद, ये इसके ऊपर आपकी एक टिप्पणी चाह रहा हूँ। मैं इसको इसलिए बोलता था कि कांग्रेस जो कहते हैं ना, ऑल सेड एंड डन, कांग्रेस को जो अच्छा नहीं भी मानते हैं, कांग्रेस के प्रति जिनकी बहुत शिकायतें भी हैं, लेकिन उसको कुछ लोग बोलते हैं वो जो एक ऑस्ट्रेलियन घास या इस तरह का बोलते हैं कि इसको जरा सा भी पानी मिलेगा तो लहलाने लगेगी। तो कांग्रेस का वो एक जनाधार तो, संगठन भले ही ना हो लेकिन एक जनाधार तो है, और कांग्रेस के वोट मोर और लेस एक लेवल पे आके कंसिस्टेंट, उससे कम नहीं गिरते हैं। जो बाकी पार्टीज का आप देख लीजिए, चाहे वो जनता पार्टी रही हो, जनता दल रहा हो, फिर बीजेपी आई हो, इनमें स्पाइक है। मतलब लोगों का आप कुछ एक किसी चीज को पकड़ते हैं, लोगों को वो सपना बेचते हैं, लोग उस सपने को खरीदते हैं, और फिर लोगों को लगता है कि ये कुछ आ रहा है जो सब कुछ ठीक कर देगा। 77 में हमने देखा कि सब कुछ ठीक करने के नाम पे जनता पार्टी आई, हालांकि इमरजेंसी का भी उसमें रिएक्शन था। फिर हमने देखा कि 89 में जनता दल आया, जब फिर से हुआ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर 2024 में मोदी जी ने बहुत प्रेम से एक सपना बेचा कि उस सपने में उन्होंने जो वो सारी बातें कही कि डीजल कितना महंगा है, डॉलर कितना ज्यादा है, और ये सारी वो बातें, और 15 लाख रुपए उसमें देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मालूम नहीं क्या क्या, 2 करोड़ नौकरी देंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन 10 साल हो गए हैं, अब लोगों को अब समझ में आ गया है कि मामला क्या है। 2019 को मोदी जी ने अपने इन सब जो काम नहीं किए थे उसको उन्होंने बालाकोट और पुलवामा की कार्रवाई के पीछे बहुत जिसको कहते हैं कि मतलब इन अ वेरी प्लान्ड वे उन्होंने अपने नाकामियों को उसमें छुपा लिया था, और लोगों ने पूछा भी नहीं था, भाई ठीक है देश की बात है, इत्यादि इत्यादि। इस बार वो नहीं छिप पा रहा है, और इस बार इस तरह की कोई बात भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग जैसे कहते हैं ना, अब लोग समझ गए हैं कि आप क्या करते थे। तो इसीलिए जब भी मैं पहले भी कहता था, मैं अब फिर कह रहा हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी शिक्षा बढ़ रही है, आपके अब वोट देना ज्यादा सुलभ है। अब जो वोटिंग बूथ है उसका एक ही माना जाता है कि वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और ऐसा भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से है कि अगर 1 किलोमीटर नहीं है तो आप बताइए, तो वो अलग से वोटिंग बूथ आपके लिए और बनाएंगे। आपके घर जाके वोट, इस समय वोट लेने की बात हो रही है, तो वोट देना ज्यादा सहज हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि वोट हर 5 साल में 1-2% नहीं, भारत जैसे देश में जहां पे 67-68% की वोटिंग होती है, और आइडियली हम 90% के ऊपर हमारी वोटिंग होनी चाहिए, तो कम से कम 4-5-6% का क्वांटम जंप होना चाहिए। 1% ज्यादा और 2% ज्यादा ठीक नहीं है। और इस बार इसलिए बहुत वो था कि ये सरकार, वो अच्छा या बुरा वो तो आने वाला इतिहास बताएगा, और
हम लोग अभी जो भी कहें, ये आज से 40-50 साल बाद जब जब पीछे मुड़ के देखा जाएगा और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखा जाएगा, तो उस समय डिसाइड होगा कि इसने कितना नुकसान किया, कितना फायदा किया। वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस पे जरूर जा रहा हूं कि अब लोगों को ये समझ में आता है कि हमें ज्यादा वोट देना है। अगर वो वोट देने नहीं जा रहे हैं, आप वो उत्साह नहीं जगा पा रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों ने जिन भी कारणों से पिछली बार उत्साह में आके वोट दिया था वो घर बैठ गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक मतदाता का वर्ग ऐसा भी है जो अजय प्रकाश को वोट नहीं देगा। मुझसे जितना गुस्सा हो जाए, मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएगा, लेकिन आप क्या नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब वो क्या परसेंटेज है ये तो बाद में जो इसके विशेषज्ञ हैं वो इसको बताएंगे इसके सर्वे में। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो बीजेपी को छोड़ के दूसरी जगह वोट नहीं देगा, लेकिन बीजेपी से खुश नहीं है, तो बीजेपी को वोट, अब तो इसलिए वो घर में ही बैठा रहेगा, वोट देने नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। अजय। राइट आनंद, तो यही क्लैरिफिकेशन देना था दर्शकों को। पिछली बार वो लोग काफी कमेंट्स आए थे कि इस बारे में वो वेट कर रहे हैं इस क्लैरिफिकेशन का। अब मैं दूसरे भाग में आ रहा हूँ दक्षिण भारत पर, जो कि उसके बारे में हमारे सोशल मीडिया पर भी बहुत कम बात होती है। नॉर्थ में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नैरेटिव सा बनता जा रहा है कि बीजेपी तमिलनाडु में और केरला में बेटर करने जा रही है। कम से कम 15 सीट्स आ रही हैं उनकी। 4 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु और केरला। मैं कर्नाटका इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो बीजेपी वहाँ ऑलरेडी वो पावर में थी और उनकी स्टेट है, तो वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है। बट इन 4 स्टेट्स में बीजेपी लगभग 0 के बराबर थी पिछली बार, और वहां से ये नैरेटिव दिया जा रहा है एटलीस्ट तेलंगाना में कि आप देखिए इन स्टेट्स में हमारी 15-20 सीटें आ रही हैं और इस वजह से आप भी हमें अब फेवर करिए क्योंकि साउथ में बीजेपी स्ट्रांग होती जा रही है। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा देता हूं कि क्या क्या बोला जा रहा है। ये पहली स्लाइड है तमिलनाडु में, जहां बीजेपी कह रही है कि 5 सीट हमारी आ रही हैं। पिछली बार उनकी एक भी सीट नहीं थी। सारी सीट ऑलमोस्ट 38 सीट्स आउट ऑफ 39 वो डीएमके और अलायंस को गई थी। यहाँ पे जो नैरेटिव बन रहा है कि हमने ऐसी सपोर्ट मोदी जी के लिए कभी नहीं देखी है और अन्नामलाई यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो 2024 ही नहीं 2029 में भी यहाँ पे उन जो काम कर रहे हैं वो भी बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और यही नैरेटिव सुरजीत भल्ला अभी 2-3 दिन पहले आ गए और वो भी इसी नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। ये केरला है। केरला में पिछली बार बीजेपी कोई सीट नहीं थी, 20 सीटें। इस बार यहाँ पे नैरेटिव है कि 3 सीट्स हमारी आ रही हैं क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं वहां पे उनको समझ आ गया है कि मुस्लिम्स के साथ नहीं जाना चाहिए और वो हिंदुओं के साथ आ रहे हैं। और आंध्र तेलंगाना में, आंध्र में भी इनकी एक भी सीट नहीं थी और तेलंगाना में 4 सीट्स थी। लेकिन आंध्र में तो ये नहीं कह रहे हैं कोई सीट आएगी क्योंकि वहां से ये इनका पार्टनर है टीडीपी। लेकिन तेलंगाना में जरूर ये कह रहे हैं कि हमारी 5 सीट्स आएंगी, 5 से 6। हटा दीजिए स्लाइड। तो एक ये नैरेटिव सा बन रहा है कि 15 सीट के करीब जहां स्टेट्स में हम 0 थे वहां हम अच्छा करने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे 2-3 इसमें प्रश्न है। एक तो आप इस पर कमेंट भी करिए कि ये नैरेटिव कितना सही चल रहा है, और दूसरा अगर बाई चांस ये 15-20 सीट ज्यादा आ गई तो क्या नॉर्थ में जो ये इसको कंपनसेट कर पाएंगे बीजेपी को? क्या वो रियली 300 पार या 330 जैसे बोल रहे हैं पहुंच जाएंगे? आनंद। अजय, मैं इसको सिरे से एक चीज बस बता दूं, मतलब इन नटशेल, एंड देन आई विल, उसको फिर मैं विस्तार से बताऊंगा। अगर तमिलनाडु और केरल मिला के, मैं वोट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, सीट की बात कर रहा हूं, तमिलनाडु और केरल मिला के 5 सीट अगर आती हैं, 5, तो बीजेपी की 450 सीट आ रही हैं देश में। 400 नहीं आ रही, 450 आ रही। लेट मी पुट इट दिस वे। तो ये सब बेवकूफ बनाना,
जिसको कहते हैं ना कि दूसरे को माइंड गेम खेलना। आप तमिलनाडु के, आपके भी मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं, पोजीशन मतलब ऐसी जगहों पे। तमिलनाडु में 0 सीट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वी कैन आर्ग्यू ऑन दिस, वी कैन डिस्कस दिस कि परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, वी कैन डिस्कस इट। पर एज फार एज सीट इज कंसर्न 0 सीट्स। एज फार एज केरल इज कंसर्न 0 सीट्स। और शायद केरल में इस बार जैसा लोग कह रहे हैं कि जो एक एलडीएफ को सीट गई थी वो सीट भी शायद यूडीएफ इस बार जीत लेगा। तो इनका ये हल्ला मचाना बीजेपी का कि हम 15 सीट ला रहे हैं, हम 20 सीट ला रहे हैं, क्या बोले? अगर वो ये ना बोले, आज जो थर्ड फेज का इलेक्शन है अजय, उसमें 93 सीट्स आर देयर टू बी, जिसमें वोट पड़ रहे हैं। बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में इस 93 में 71 सीट जीती थी और 11 सीट उसके सहयोगी दलों ने जीती थी, एनडीए के, जेडीयू एंड शिवसेना और आपका एनसीपी। नो, मतलब दैट मेक्स इट 83। अगर 93 को 83 से करो तो 87-88% का स्ट्राइक रेट है। आपको 90% चाहिए और इट इज समथिंग लाइक दैट। तुम तो भाई तेज थे पढ़ने में, मैथ्स में आपको 90 प्लस कर लाना है। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन आनी है तो 90, आप मैथ्स में हो जाइए फेल और फिर कहिए कि हिंदी से हम और अंग्रेजी में हम 90% लाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। ये कोई भी, तो ये इनका मैथ्स का टेस्ट हो रहा का एग्जाम हो रहा है आज, और मैथ्स में इनका डिस्टिंक्शन भी आ पाएगा ये मुश्किल है। ये किसी तरह से अगर फर्स्ट डिवीजन भी पास हो जाए तो वो बात है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं सीटों के नाम के साथ भी बोल सकता हूं, अभी समय नहीं है। 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 50-50। मतलब अगर बीजेपी के पक्ष में सब कुछ बहुत अच्छा होता है तो 5 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलेंगी, अगर सब कुछ अच्छा होता है। नहीं तो वो 5 से 4 पे भी आ सकती है, इंडिया गठबंधन 6 पे भी आ सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर्नाटक के लोग जो ये जो 14 सीटें हैं, एंड ऑल 14 इज हेल्ड बाय बीजेपी, ऑल 14। अब अजय, हमको तुमको लीव असाइड सीतारमैया, लीव असाइड डीके शिव कुमार, क्योंकि डीके शिव कुमार सीतारमैया की जो जोड़ी है उसको कई लोग तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी बोल रहे हैं कि दे स्कोर इट वेरी वेल। एक आदमी को स्कोर करना आता है, एक आदमी को टेक्निक आती है, एक आदमी की गवर्नेंस अच्छी है, उसकी लीडरशिप जो सीतारमैया की है, पीपल आर प्रेजिंग दैट। एंड जो ताबड़तोड़ डीके शिव कुमार करता है कि उनकी फील्ड को तितर बितर कर देते हैं, वो उनको आता है। इस 14 सीट में अगर कोई ये कहे कि नहीं 14 में 14 आ रही हैं, तो हमको और आपको उस चल के वहां के लोगों को ये देखना चाहिए कि ये सब कौन लोग हैं जो रविन्ना जी के इस इतने बड़े कृत्य के बाद, जिसपे इंसान नहीं, हैवान भी शायद उसके लिए शर्मसार हो जाए, उसके बाद अगर इनको 14 में 14 दे रहे हैं, तो ये तो कुछ हमको और आपको चल के वहां जरा देखना होगा ये कौन लोग हैं, उनके चरण छूने होंगे कि भैया तुम लोग या तो योग की उस बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हो कि तो कोई मरे कोई जिए, स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, कहीं कुछ हो, आप अपना वोट दिए जा रहे हो। इनकी सीट आएंगी, इनको सीट बचानी मुश्किल हो रही है कर्नाटक में। मैं स्टेट वाइज नहीं चल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नैरेटिव है कि साउथ में हम बहुत स्ट्रांग। आप साउथ में जो आपने काम किए हुए हैं, आपने क्या काम किया कर्नाटक में? आप साउथ में स्ट्रांग है और रविन्ना जैसा अगर आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप 4-4, 6-6 रविन्ना हर साउथ की स्टेट में कर देंगे। एक रविन्ना नहीं होगा, आपके रविन्ना तमिलनाडु में भी आप पैदा कर देंगे, केरल में भी कर देंगे, तेलंगाना में भी कर देंगे, आंध्र प्रदेश में भी कर देंगे। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये सिर्फ प्योर एंड प्योर नैरेटिव है। जैसे सुजीत भल्ला जी हैं, वैसे बहुत से समय देश के लोग हैं, हाउ टू वोट फॉर बीजेपी, व्हाई आई शुड वोट, ये सारी किताबें लिख के, जो स्पॉन्सर्ड किताबें हैं, और ऐसे लोग जिनको मैंने अपने आप ही बुलाया, मुझे भी गलतफहमी थी 2017 में इनके बारे में, मुझे लगता था लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। ये लोग जिस तरह से लिख रहे हैं और जिस एक पार्टी विशेष, एक व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं, वो सामने दिख रहा है।
तो हर आदमी लग गया है। शेखर सुमन साहब लग गए हैं उनके, हालांकि उनकी पिक्चर तो अब जून में रिलीज हो रही है, जिससे जो बन पड़ रहा है उसको लग रहा है कि इसमें भैया अभी कह दो तो पहले दो चीजें हैं, मोदी जी की नजर में आ जाओगे तो अगर स्मृति ईरानी इस देश की एचआरडी मंत्री बन सकती हैं, तो नजर में आ जाओगे तो हो सकता है मोदी जी बगल वाला फाइनेंस मिनिस्ट्री ही दे दें, क्योंकि ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कहीं से कोई चांस नहीं है। बीजेपी अपनी जो सीटें हैं वो हर चरण में उसके लिए बचाना चैलेंज है, जो अभी बचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अजय जी बिल्कुल सही आनंद, क्योंकि तेलंगाना का मैं आपको बता दूं, मैं बाहर भी निकला हूं। एक तो यहाँ पे कोई भी वोटर्स को एंथुजियाज्म तो है नहीं उतना। बीआरएस बहुत लेट निकली है, केसीआर निकले हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गर्मी भी बहुत है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली डायरेक्ट फाइट बीआरएस और कांग्रेस के बीच में रहेगी। बीजेपी को शायद 1-2 सीट्स मिल जाए, शायद बोल रहा हूं, वो भी अभी पक्का नहीं है, उससे ज्यादा तो नहीं मिलने जा रही है। एक चीज और हमारे दर्शकों को जो साउथ में अक्सर बात होती रहती है, जो समझ यहाँ नहीं आ रही और आप लोगों को शायद ज्यादा आती है, वो है ये राजपूत या ठाकुर फैक्टर की जो बात होती रहती है कि वो नाराज हो गए और उसकी वजह से बीजेपी के वोट्स कम हो रहे हैं। थोड़ा सा उसके बारे में, ये अफेक्ट जो चल रहा है नॉर्थ में, हमारे साउथ के दर्शकों के लिए बता दीजिए कि ये क्या है, क्या गेम है, और इसका, क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी राजपूत है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ही इज वर्किंग फॉर बीजेपी, ही इज अ बीजेपी मैन। तो ये नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है, मतलब ये ऐसा चल रहा है यहाँ पे। आनंद मेरा कहना यह है कि झूठ बोलने का नैरेटिव सेट करने का क्या कॉपीराइट केवल बीजेपी के पास है? अरे भाई, अगर बीजेपी सेट कर सकती है तो कांग्रेस अगर कर दे रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अचंभा होना चाहिए। क्या कमिंग बैक टू ऑन अ मोर सीरियस इशू, इवन आंध्र प्रदेश, मैंने किसी से बात की, 6 सीट शायद वहां बीजेपी लड़ रही है, शायद 6 आउट ऑफ 25 तेलुगु देशम के साथ। वहां पे सारा लड़ाई बहुत फियर्स तेलुगु देशम वर्सेस वाईएसआर कांग्रेस है। मेरे जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि 3 सीट में, मतलब मैक्सिमम 3 सीट इन दोनों को छोड़ के मिलेगी। आउट ऑफ 25 the seat will be distributed between Chandrababu Naidu of Telugu Desam and YSR Congress, जगन रेड्डी। कांग्रेस और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती हैं, उसमें यह भी हो सकता है 2 बीजेपी 1 कांग्रेस, और यह भी हो सकता है 3 बीजेपी 0 कांग्रेस, टू बी फेयर। लेकिन एक आध सीट वहां शायद कांग्रेस को मिल जाए और एक आधी सीट शायद वहां बीजेपी को मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द राजपूत थिंग, देखो ये जो अजय, ये मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि राजपूत वाला जो मामला है ये बीजेपी के इंटरनल खींचतान का नतीजा है। ये कोई बाहर से राजपूत हैं और वो नहीं है, क्योंकि इसकी जो जड़ है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर इट्स ओरिजिनेटेड, इसकी जड़ गुजरात में है, और गुजरात में काफी सालों तक राजपूतों ने वहां पे चीफ मिनिस्टर रहते थे राजपूतों के, ये सब रहता था। शंकर सिंह वाघेला was of the same वो। फिर उसके बाद जब एक पटेलों का राज आया, मतलब कुर्मी जात का जो पटेल वहां पे हैं, उसके बाद से राजपूत बैकग्राउंड में चले गए। फिर मोदी जी आ गए। मोदी जी जब आके गए तो उन्होंने, उसके बाद जब दिल्ली आए तो उन्होंने आनंदीबेन पटेल को दे दिया। लेकिन वो राजपूतों की जो एक राज चलाने का वो था, वो अब नहीं है। जबकि गुजरात में बहुत सी प्रिंसली स्टेट रही हैं, तो गुजरात में एक अच्छा नंबर राजपूतों का है। तो ये जो रूपाला वाला मामला हुआ, ये रूपाला वाला मामला अगर आप डिटेल में जाइए, वहां पे उस सीट पे एक राजपूत भी मांग रहा था। रूपाला जी इनके खास है, वो थे। सिटिंग एमपी का इन्होंने टिकट काटा था, टिकट दे दिया गया रूपाला जी को। मोदी जी के कुछ चीजें मुझे ऐसा, अच्छा, रूपाला जी इज वेरी क्लोज टू सीआर पाटिल, जो वहां का अध्यक्ष है। सीआर पाटिल इज वेरी क्लोज टू मोदी जी। सीआर पाटिल वही हैं जो दारू की स्मगलिंग में जेल जा चुके हैं 1999-97 में, जो
बैंक के घोटाले में जेल जा चुके हैं, हालांकि उनके ऊपर 100 के ऊपर केस थे। अब वो इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन हुई है कि उसका एक भी केस नहीं बचा है। वो बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन है सीआर पाटिल साहब। खैर, वहां पे हुआ ये कि जो रूपाला जी थे वो किसी के प्रॉम्प्ट पे होंगे। रूपाला जी की ये हैसियत नहीं है कि रूपाला जी कुछ करें। वहां पे ये जो 400 पार का मोदी जी का नारा उल्टा पड़ गया, मोदी जी को लगा कि ये तो यार मतलब नहीं बोलते तो ज्यादा अच्छा था, अब तो सारे दलित हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं। उसी तरह से रूपाला जी से गाली दिलवाई गई प्रकाश को। उनको ये था कि वो पटेलों को कंसोलिडेट करेंगे। जब वहां उन्होंने, इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, क्या जरूरत थी किसी राजपूत, उन्होंने राजपूतों को गाली दी। जब गाली दी कि ये सब अंग्रेजों के साथ बैठते थे, ये थे, मतलब उनको जो भी रहा कि सत्ता के साथ, उसके रिएक्शन में जो इनिशियली वहां शुरू हुआ था वो उन लोगों का जो बीजेपी के एक फैक्शन जिसमें राजपूत भी थे और जो टिकट के दावेदार भी थे, उनका टिकट रहा, वो सब ज्यादा एक्टिव हो गए। अब वो धीरे धीरे बीजेपी के अंदर एक डिसकंटेनमेंट है, एक लोगों में गुस्सा है, वो कैसे अपने को एक्सप्रेस करें, क्योंकि हिम्मत नहीं है। वो एक्सप्रेशन आ गया कि अरे अरे मैं राजपूतों को आपने गाली दी इसलिए मैं, वो राजपूत भैया तुम तो पिछले 25 साल से थे, राजपूतों को तो गाली देते ही थे, तो आप वहां क्यों बैठे हुए थे? लेकिन उनका वो गुस्सा का एक्सप्रेशन यहां हुआ। अब वो उससे जुड़ा हुआ राजस्थान है, करणी सेना। करणी सेना में भी एक चीज समझ लीजिए, राजस्थान का भी ये समझ लीजिए कि राजस्थान में एक समय राजस्थान के बीजेपी का मतलब भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत वहां के सबसे जिसको कहें सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे आदरणीय लीडर, जिनके रूट्स थे। भैरव सिंह शेखावत की एक तरह से जो लीगेसी को आगे बढ़ाने वाली वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे को आपने इस बार दरकिनार कर दिया। भैरव सिंह शेखावत के दामाद का टिकट काट दिया। जैसे आप जो आदत मोदी जी अमित शाह की ना कि सबको उसकी औकात दिखा दो, सबको उसकी औकात दिखा दो। जैसे आरएसएस के मोहन भागवत जी, वो नीचे स्टूल पे बैठेंगे, मोदी जी ऊपर स्टूल पे बैठेंगे। अमित शाह से मिलने जाएंगे तो अमित शाह साहब जूते पहन के बैठेंगे, जो आदमी चाहे योगी जी हो वो आएंगे तो अपने जूते उतार के आएंगे। ये एक मानसिकता की बात है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन अगर कोई साइकोलॉजी वाला होगा वो इसको बताएगा कि इस बीमारी को क्या कहते हैं। ये बीमारी है। राजस्थान में जब ये हुआ तो राजस्थान में वो राजपूत वाला फैक्टर कहीं ना कहीं आहत है। द ट्रीटमेंट गिवन टू वसुंधरा राजे, आपने वसुंधरा को चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया, ये सब नहीं बनाया, शर्मा जी को आपने बना दिया है, ठीक है। वहां पे वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही इंटरनल लोग हैं जो वहां पे इसको बढ़ाए। वहां से पहुंचा ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को सुबह से शाम तक तंग करने का ठेका ले रखा है अमित शाह साहब ने। जो भी योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट वाला एलिमेंट है बीजेपी में, उन सबको ढूंढ ढूंढ के लाके उसको पेट्रोनेज देते हैं। केशव मौर्य इलेक्शन हार गए, हरदम खटपट करते रहते थे 5 साल तक। शुरू के 5 साल में 4.25 साल योगी जी उनके बीच में आना जाना नहीं था। 4.25 साल के बाद जब पिछला इलेक्शन हुआ है तब वो पहली बार योगी जी, उनके घर में कोई गृह प्रवेश था क्या था, तब गए थे। खैर, केशव मौर्य हो, संजय निषाद जो गोरखपुर कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, सुबह से शाम तक योगी जी को बड़ा भला कहते हैं। उनके जो ओम प्रकाश राजभर जो योगी जी को मालूम नहीं क्या क्या गाली दिए थे, उनको आपने पेट्रोनाइज किया। आप मनोज तिवारी जो गोरखपुर में उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़के कितनी गाली दी थी, वो ये सब अमित शाह के लोग हैं। उन सारे लोगों को जो योगी जी के अगेंस्ट वाली वहां गाली देगा, वो एक क्वालिफिकेशन अमित शाह के लिए है। ये वेस्टर्न यूपी की राजनीति में अब फिर से समझ लीजिए, वहां जाट के एक संजीव बलियान जी हैं जो मंत्री हैं, और एक वहां पे संगीत सोम है जो राजपूत हैं, और एक सुरेश राणा है जो राजपूत हैं। संगीत सोम को पिछले इलेक्शन में संजीव बलियान ने वो करके हरवाया था, एमएलए वाला। अब ये भी अपना टाइम का वेट कर रहे थे, ठीक है तुमने हरवाया था, मैं तुम्हारा। जब ये राजपूत वाला मामला पहुंचा तो देखिए, ये मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि ये कोई बाहर से नहीं है, ये बीजेपी के इंटरनल समस्याएं हैं जिसको चिंगारी मिल गई है। अब वहां इन वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के ही असंतुष्ट राजपूत नेताओं ने इस बात को ठीक से जोर दिया है। अच्छा, उसके कारण भी होते गए।
आपने जो वहां पे जनरल वीके सिंह हो या जो भी राजपूत आपके कैंडिडेट्स होते थे, आपने उस वेस्टर्न यूपी में किसी को टिकट नहीं दिया। आप मालूम नहीं किनको किनको लाके टिकट देने लगे। तो ये जो अच्छा उत्तर प्रदेश के बारे में मैं दर्शकों को और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए में 52 एमएलए ब्राह्मण हैं और 49 राजपूत हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण एमएलए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। आई एम टॉकिंग। नंबर 2 पे राजपूत और फिर कुर्मी है, शायद 42 या 43 या 44। मैं ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि ये दो कास्ट जो है वो मतलब वो कहीं ना कहीं नंबर्स के हिसाब से मत चलिए, लेकिन वैसे वो उनका अपना एक शेयर रहता है। अब ऐसे उसमें आप ये एक्सपेक्ट करें कि मतलब सारे लोग फॉल इन लाइन हो जाएं, वो कर जाएं, ये नहीं है। उसका एक ही उदाहरण है, आपने मनोज कुमार पांडे जो चीफ विप थे समाजवादी पार्टी के, ये दर्शकों को ये समझना होगा, उनको आप राज्यसभा इलेक्शन के समय तोड़ के ले गए अपने यहाँ। वो समाजवादी पार्टी में बहुत सालों से थे, एमएलए थे, उनके चीफ विप थे, अखिलेश यादव के बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनको भी आप तोड़ के ले गए। उनको आपने ये सब बात दिखाया कि चलो रायबरेली से तुम्हें अब की एमपी बनोगे तुम, क्योंकि सोनिया गांधी तो लड़ नहीं रही हैं, राहुल गांधी तो अमेठी लड़ेगा, वहां स्मृति ईरानी उनको हरा देंगे, यहां से कोई इधर उधर का लड़ेगा, अब तुम एमपी ये साहब एमपी साहब बनने चले गए। शायद मंत्रालय भी दे दिया होगा कि ये जब जीतोगे तो ये मंत्रालय दिया जाएगा तुमको। अब इधर हो गए ये राजपूत आंदोलन, तो उनका टिकट काट के देना पड़ा दिनेश सिंह को। दिनेश सिंह इज ऑलरेडी एमएलसी, दिनेश सिंह इज ऑलरेडी अ मिनिस्टर, तो उनको फिर से लड़ाने का क्या मतलब था, लेकिन वहां देना पड़ा क्योंकि राजपूत नहीं तो गुस्सा होते, और वहां राजपूत सब्सटैंशियल नंबर में है रायबरेली में। तो मेरा ये कहना है कि ये बीजेपी का अपना ही जाल है, ये उसी में उलझ रहे हैं। अगर नितिन गडकरी साहब, मोदी जी रात्रि विश्राम करते हैं नागपुर में 19 अप्रैल को, और गडकरी साहब कहते हैं कि जब बुलाया जाता है कि आइए मिल लीजिए, तो कहते हैं अब क्या मिलने की जरूरत है, आप तो जब इलेक्शन खत्म हो गया आए आप अपना सोइए आराम से, नहीं जाते हैं मिलने। तो ये कोई बाहर की पॉलिटिक्स नहीं है, राजपूत वाला इनका अंतर विरोध है, क्योंकि आप खुद ही जिस तरह से अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, इसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, इसका उससे झगड़ा कराओ, उसका उससे झगड़ा कराओ, ये धीरे 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 आपकी कलई खुल गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजपूत वाले मामले में भी इट इज अ इंटरनल फ्रिक्शन फाइट बिटवीन इनसाइड बीजेपी, बाहर से इसका कोई ऐसा बात लेना देना नहीं है। अजय, राइट, थैंक यू सो मच आनंद ये क्लैरिफिकेशन के लिए। आई थिंक ये पहली बार हम इसकी कहानी सुन रहे हैं यहाँ पर, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।